एक ऐसा पुरअसरार कस्बा जहां हर मंगलवार की रात के बाद किसी न किसी की मौत वाक़ई हो जाती है। कोई कहता है कि ये डायन का साया है तो कोई इसे देवी का कहर मानता है। वहीं पुलिस का दावा है कि ये सब किसी मास्टर प्लान का हिस्सा है। गांव में जैसे ही रात ढलती है, लोग देखते हैं कि कोई औरत हाथ में जलती हुई मशाल लिए, पैरों में घुंघरू बांधे अंधेरी गलियों में दौड़ती रहती है। उसी बीच ये भी अफवाह है कि एक लड़की पूरे गाँव के तमाम मर्दों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर रही है। मगर सवाल ये है क्यों, और मंगलवार से ऐसा कौन सा राज जुड़ा हुआ है? आइए जानते हैं इस रूह कंपा देने वाली ट्विस्ट से भरी कहानी मंगलवार में। मैं यकीन से कहता हूँ इससे बढ़िया मूवी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये आपको आखिर तक खुद से जोड़कर रखेगी। कहानी की शुरुआत होती है लक्ष्मीपुर गांव से, जहां दो बच्चे रवि और शैलू शाम ढलते ही खेलते खेलते अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त थे, सुख दुख के साथी। रवि की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। वो अपने बाप के साथ रहता था जो शराब का आदी था और अक्सर रवि के साथ सख्ती और बदसलूकी करता रहता था। दूसरी तरफ शैलू की माँ भी गुजर चुकी थी। उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और अपनी नई बीवी के साथ दूसरे गांव में रहता था। इसी वजह से शैलू अपनी नानी अम्मा के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले रवि और शैलू गांव के मेले में गए थे, जहां दोनों ने एक साथ तस्वीर खिंचवाई थी। तस्वीरों को देखते हुए रवि हंसकर कहता है, शैलू तुमने काजल नहीं लगाया, इसीलिए तुम इतनी अच्छी नहीं लग रही। इस पर शैलू हल्की मायूसी से कहती है, मेरे पास काजल खत्म हो गया था। तब रवि फख्र से कहता है, मुझे मालूम था ऐसा होगा, इसलिए मैं रात को महालक्ष्मी के मंदिर गया था। वहाँ दीवार पर लगी काली कालिख ले आया, उसमें नारियल का तेल मिलाकर ये काजल बनाया। ये सुनकर शैलू बहुत खुश हो जाती है और हैरत से पूछती है, रात में तुम्हें डर नहीं लगा? पर रवि हल्की कांपती आवाज में कहता है, डर तो लगा था, मगर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक कुएं के अंदर फंसा हुआ कुत्ते का बच्चा नजर आता है। उसकी बेबस हालत देखकर दोनों का दिल पिघल जाता है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके वे उसे बाहर निकाल लेते हैं। शैलू उसे अपने साथ नानी के घर ले आती है। उसी वक्त शैलू की नानी के घर पर उसके वालिद, उसकी सौतेली अम्मा और उनका छोटा बच्चा आए हुए थे। हकीकत ये थी कि शैलू का बाप अपनी बीवी के इशारों पर चलता था। उसी औरत ने शैलू को यहाँ छोड़कर दूसरे गांव में रहने का फैसला करवाया था। शैलू के बाप के दिल में उसके लिए कोई खास मोहब्बत भी नहीं थी। वो लोग असल में यहाँ जमीन बेचने की बात करने आए थे, वो जमीन जो शैलू की माँ ने अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए छोड़ी थी। नानी साफ इनकार कर देती है। ये सुनकर शैलू का बाप गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपनी बीवी के साथ वहाँ से चला जाता है। शैलू का दिल चाहता था कि वो उनके साथ चली जाए, मगर उन्होंने उसे साथ ले जाने से सख्ती से मना कर दिया। उस लम्हे शैलू का दिल पूरी तरह टूट जाता है। कुछ देर बाद वो महालक्ष्मी के मंदिर जाती है। वहीं उसे रवि मिलता है जो उसे तसल्ली देता है, संभालता है। दोनों मिलकर मंदिर का दिया जलाते हैं। तभी अचानक रवि का बाप वहाँ आ जाता है। रवि को झटके से पकड़ता है और चिल्लाकर कहता है, मैंने तुझे बीड़ी का बंडल लाने को कहा था, अभी तक क्यों नहीं लाया? रवि सिर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। अब मंदिर में शैलू अकेली खड़ी थी। तभी रवि का बाप उसकी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए पूछता है, बेटा शैलू, तुम 2 दिन से हमारे घर क्यों नहीं आई? यही हमें एहसास होता है कि रवि के बाप की नीयत शैलू को लेकर साफ नहीं थी और उसकी नजर शैलू पर बहुत पहले से खराब थी। अगले दिन शैलू को पहली बार पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। नानी घबरा जाती है और शैलू के बाप को फोन करती है, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दूसरी तरफ से उसका बाप बेरुखी से जवाब देता है, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम ही सब संभाल लो। उसी दिन गाँव में ये खबर फैल जाती है कि एक घर जल गया है। शैलू और उसकी नानी जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जला हुआ घर किसी और का नहीं, रवि का घर था। उस आग में रवि और उसका बाप दोनों ही जलकर राख हो चुके थे। कहानी यहीं रुकती नहीं, वक्त आगे बढ़ता है और हमें 10 साल बाद की दुनिया दिखाई जाती है। अब कहानी में 2 नए किरदार सामने आते हैं, काशीराज और पुल्ली। पुल्ली आंखों से देख नहीं सकता था। काशीराज अपनी गाड़ी रोकता है और हैरानी से कहता है, मेरी मिल के आगे इतनी भीड़ क्यों जमा है? जैसे ही वो दीवार की तरफ देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। मिल की दीवार पर किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कारपेंटर शिवा और दूध वाले की बीवी उन्नति के बीच नाजायज ताल्लुकात हैं। गांव वालों से गुजारिश है कि इनके प्यार को समझने की कोशिश करें। और तभी उसी भीड़ के बीच से दूध वाला आगे बढ़ता है, एक ऐसा शख्स जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो हक्के बक्के सबसे पूछता है, भाई आखिर हुआ क्या है? तब काशीराज उसे बताता है, तेरी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, दीवार पर उसी का ऐलान लिखा है। इतना सुनते ही दूध वाले का खून खौल उठता है। वो गुस्से में पागल होकर अपनी बीवी को जान से मारने के इरादे से घर की तरफ भागता है, मगर रास्ते में ही उसे पता चलता है कि उसकी बीवी और वो कारपेंटर दोनों को तो कोई पहले ही मार चुका है। अब एक तरफ कारपेंटर की बीवी फूट फूट कर रो रही थी, तो दूसरी तरफ दूध वाला अपनी बीवी की लाश से लिपट कर बिलख रहा था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब एक ही रात में कैसे
कैसे हो गया। तभी वहाँ एक नई ईसाई पहुँचती है, उसका नाम होता है माया। माया दोनों लाशों को देखती है और साफ लहजे में कहती है इन दोनों की पोस्टमार्टम करानी होगी। ये सुनते ही गाँव में हलचल मच जाती है। काशीराज समेत तमाम गाँव वाले एक सुर में कहते हैं इस गाँव में सिर्फ मुर्गियों और बकरों का पोस्टमार्टम होता है, इंसानों को या तो दफना दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। लोग आगे कहते हैं और अगर आपको फिर भी जिद है तो पहले लक्ष्मीपुरा के करता धरता जमींदार प्रकाश बाबू से बात करनी होगी, उनकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता। इसके बाद हमें प्रकाश बाबू दिखाई देते हैं। वो अपने घर में अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़े होकर गुस्से में चप्पल मारते हुए कहते हैं मरने के बाद मेरे लिए क्या छोड़ गए? एक ऐसा बंगला जो कभी भी गिर सकता है और एक ऐसी गाड़ी जो रास्ते में कभी भी बंद हो जाती है। अगर अपनी रखेल और नाच गाने अय्याशियों पर पैसा न उड़ाते तो कम से कम मेरे लिए कुछ तो बचता। तभी उनकी बीवी राजेश्वरी देवी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं अपने बाप को इतना क्यों कोसते हो? गांव में कुछ हादसा हुआ है, जाकर देख आओ। इसके बाद प्रकाश बाबू उस मुख्य हादसे की जगह पहुँचते हैं। वहाँ माया उन्हें साफ साफ बताती है ये दोनों आत्महत्या नहीं है, इन्हें किसी ने जानबूझकर मारा है। न तो इन्होंने जहर खाया है न कोई दवा ली है। इन दोनों की बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजना जरूरी है। इस पर प्रकाश बाबू सख्त लहजे में कहते हैं हमारे गाँव में कोई कातिल नहीं है, यहाँ कोई किसी की जान नहीं लेता। अगर रिपोर्ट में कुछ लिखना ही है तो बस ये लिख दो कि दो आशिक थे जिनके प्यार को गाँव ने कबूल नहीं किया, इसलिए दोनों ने जहर खाकर जान दे दी। आखिरकार दोनों लाशों को दफना दिया जाता है। लेकिन थोड़ी दूर अंधेरे में एक चादर में लिपटा हुआ शख्स किसी डेड बॉडी को चुपचाप जला रहा होता है। वो आदमी कौन है और वो किसे जला रहा था, ये राज हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। आगे कहानी में हम देखते हैं कि काशीराज गांव के जनरल स्टोर पर पहुंचता है। वो नागमणि से कहता है मेरे पास 50 रुपये हैं, बताओ 50 में क्या दे सकती हो? नागमणि मुस्कुराकर कहती है मेरे शौहर दुबई में रहते हैं, वहाँ से एक सेंट लाए हैं, अगर चाहिए तो दे दूं। इसके बाद हमें गांव का डॉक्टर भी दिखाई देता है जो कुछ दिन पहले शहर गया हुआ था और अब वापस लौटा है। ये डॉक्टर दिल का बहुत नरम और इंसानियत से भरा हुआ शख्स है और यहीं से लक्ष्मीपुरा के राज और भी गहरे होने लगते हैं। कुछ दिन पहले की बात है जब एक गरीब खानदान अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर साहब के पास आया था। बच्ची बुरी तरह तप रही थी। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा तुम्हारी बेटी को डेंगू मलेरिया है, इसे फौरन शहर के बड़े अस्पताल ले जाना जरूरी है। फिर डॉक्टर ने पूछा इलाज के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्ची का बाप शर्मिंदगी से सिर झुकाकर बोला नहीं साहब, मगर किसी से मांग लूंगा। ये सुनते ही डॉक्टर साहब जिनका नाम विश्वनाथ था बिना कुछ सोचे अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और उसके हाथ में थमा देते हैं। बेटी की जान पहले है, देर मत करो, फौरन इलाज करवाओ। इसी से पता चलता है कि डॉक्टर विश्वनाथ सिर्फ हकीम नहीं बल्कि इंसानियत से भरे हुए आदमी थे। उधर उसी वक्त हमें नानी नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो अपने दोस्त के साथ गांव में शादी की दावत के न्योते बांट रहा था। वो गुर्जर नाम के एक आदमी के घर भी पहुंचता है। गुर्जर घर पर नहीं था मगर उसकी बहन मौजूद थी। नानी का दिल गुर्जर की बहन पर आ चुका था। वो उससे 2-4 मीठी बातें करता है, हल्का सा रोमांस भी हो जाता है और फिर वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक गुर्जर उससे टकरा जाता है। नानी उसे भी शादी का न्योता थमा देता है। गुर्जर को पहले से ही शक था कि नानी और उसकी बहन के बीच कुछ चल रहा है। वो नानी को घूरते हुए धमकी देता है मेरी बहन से दूर रह वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। नानी झट से सफाई देता है मैं तो बस शादी का कार्ड देने आया था। इसके बाद सीन बदलता है और हमें शादी का दिन दिखाया जाता है। चारों तरफ खाने पीने की धूम मची हुई थी। लोग आराम से बैठकर दावत उड़ाने में लगे थे। काशीराज भी वहीं बैठा था, पूरा ध्यान खाने पर लगाए हुए। इसी बीच गुर्जर को वहाँ मौजूद एक फोटोग्राफर पर शक होने लगता है। वो जोर से कहता है जरूर इसी ने उन दोनों का खून किया होगा। ये बात जैसे ही फोटोग्राफर बासु तक पहुँचती है वो गुस्से में तिलमिला उठता है और झगड़ा करने चला आता है। दोनों के बीच बहस देखते देखते हाथापाई में बदल जाती है। आसपास बैठे लोग भी इसमें कूद पड़ते हैं। पूरी दावत का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन जैसे ही जमींदार की बीवी राजेश्वरी देवी वहाँ पहुँचती हैं, सब लोग अचानक खामोश हो जाते हैं। मगर राम और गुर्जर के दिलों में जो नफरत भर चुकी थी वो इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। दोनों मन ही मन इंतकाम की आग में जल रहे थे। इसके बाद कहानी हमें गांव के महालक्ष्मी मंदिर में ले जाती है। मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी आपस में फिक्र करते हुए बात कर रहे थे। महापूजा का दिन करीब है, मेला भी लगेगा मगर हमारे पास पैसे नहीं है, अब पूजा कैसे होगी? आखिरकार पुजारी साहस जुटाकर गांव के जमींदार प्रकाश बाबू के पास मदद मांगने पहुंचते हैं। प्रकाश बाबू गुस्से में तमतमाकर कहते हैं मेरी बंदूक में 2 गोलियां थी, एक निशाना अभी छूट गया है, अगर तू यहाँ से नहीं गया तो दूसरी गोली सीधा तेरे सीने में उतार दूंगा। बेचारा पुजारी बिना कुछ कहे बिना पैसे लिए लौटने लगता है। लेकिन तभी पीछे से राजेश्वरी देवी उसे आवाज देती हैं और कहती हैं गांव में एक ही तो मंदिर है, अगर धर्म कर्म का काम हम नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? पंडित जी ये पैसे रख लीजिए, रखिए और मेले और पूजा का इंतजाम पूरे जोशो खरोश से करवाइए। ये सुनकर पंडित जी हाथ जोड़कर ढेरों आशीर्वाद देते हैं और पैसे लेकर वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। अब जैसा कि सबको मालूम था देवी महालक्ष्मी का पसंदीदा दिन मंगलवार माना जाता है। इसी वजह से उसी दिन गांव में महापूजा रखी जाती है और एक भव्य मेला लगता है। चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। लोग नाच गाना कर रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे झूलों में मस्त थे। उसी भीड़ में हम देखते हैं कि गांव की किराने वाली औरत नागमणि किसी गैर मर्द के साथ छुपे छुपे इशारे कर रही थी। दोनों की आंखों की भाषा सब कुछ बयान कर रही थी। इसी दौरान एक काला कुत्ता अचानक गांव की गलियों में अजीब सी बेचैनी के साथ दौड़ता नजर आता है और उसी अंधेरे में एक औरत जिसके पैरों में घुंघरू बंधे होते हैं, हाथ में जलती हुई आग लिए एक जगह से दूसरी
जगह भागती दिखाई देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह दूध वाला रोज की तरह दूध देने निकलता है। तभी उसकी नजर गांव की एक दीवार पर जाती है। दीवार पर फिर से किसी ने कुछ लिख दिया था। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इस बार एसआई माया भी मौके पर पहुंच चुकी होती है। सबको याद आता है कि ठीक एक हफ्ता पहले पिछले मंगलवार 2 लोगों की मौत हुई थी और अब फिर से 2 लाशें मिली थी। इस बार दोनों ने फांसी लगाई हुई थी, मगर ये कोई और नहीं बल्कि नागमणि और वही शख्स था जो मेले में उसे घूर रहा था। इन दोनों के बीच भी नाजायज ताल्लुकात थे। दीवार पर साफ साफ लिखा था, इन दोनों के प्यार को गांव की तरफ से समझा जाए। अब माया का शक यकीन में बदलने लगता है। वो सख्त लहजे में कहती है, ये आत्महत्या नहीं है, कोई है जो एक एक करके लोगों की जान ले रहा है। इस बार मैं इनका पोस्टमार्टम करवा कर ही रहूंगी। इतने में वहाँ प्रकाश बाबू भी पहुँच जाते हैं। वो फिर वही रौब झाड़ते हैं, कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। लेकिन इस बार माया पीछे हटने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा और जिद साफ झलक रही थी। वो जवाब देती है, अगर यूं ही चलता रहा तो हर मंगलवार लाशें गिरती रहेंगी। इन लोगों ने खुदकुशी नहीं की है, इनका कत्ल हुआ है और जब तक मैं कातिल को पकड़ नहीं लेती चैन से नहीं बैठूंगी। ये कहकर माया पुलिस फोर्स बुलवाती है और दोनों लाशों को जबरदस्ती पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मन ही मन वो सोचने लगती है, आखिर इन सब मौतों के पीछे किसका हाथ है और ये हत्याएं सिर्फ मंगलवार को ही क्यों हो रही हैं? उधर गांव वाले भी घबराकर एक बैठक बुलाते हैं। लोग आपस में कहते हैं, आखिर गांव में हो क्या रहा है? 10 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर तब देवी महालक्ष्मी की एक बड़ी पूजा करवाने से सब ठीक हो गया था। तभी एक पुलिस अफसर वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या बात है, गाँव में मीटिंग चल रही है, जरा मुझे भी तो सुनने दीजिए, आखिर लोग सोच क्या रहे हैं? इस पर गाँव वालों में से कोई हिम्मत करके कह देता है, भाई हमें तो अब तेरी मैडम माया पर ही शक होने लगा है, क्योंकि जब से वो औरत हमारे गाँव में आई है तब से ही ये सब अनहोनी शुरू हुई है। आखिरकार गाँव वाले ये फैसला करते हैं कि अब अगला मंगलवार आने ही वाला है, क्यों ना इस बार कोई चूक न छोड़ी जाए। तय होता है कि गांव के 15-20 ताकतवर मर्द जो जिस्मानी तौर पर मजबूत हों पूरी रात गश्त लगाएंगे, दीवारों पर लिखने वाले शख्स को भी पकड़ेंगे और अगर कोई कातिल है तो उसे भी बेनकाब करेंगे। प्लान के मुताबिक उस रात सब लोग पहरा देते हैं। इत्तेफाका से उसी रात एक शख्स दीवार पर कुछ लिखता हुआ नजर आ जाता है। बस फिर क्या था, सब लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। उधर उसी वक्त जंगल की तरफ डॉक्टर विश्वनाथ अपने घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में वो एक पुराने कुएं के पास से गुजरते हैं। तभी उनकी नजर कुएं के किनारे बैठी एक अजीब सी औरत पर पड़ती है। लंबे खुले बाल, स्याह साया, एक डायन जैसी आकृति। जैसे ही उसे किसी की आहट मिलती है वो औरत पल भर में कुएं के अंदर कूद जाती है। डॉक्टर सन्न रह जाते हैं। ये डायन कौन है और इस कुएं से उसका क्या रिश्ता है? इसका राज कहानी में आगे खुलेगा। अब कहानी हमें 18 दिन पीछे ले जाती है। हम देखते हैं शैलू को। अब वो बच्ची नहीं रही, वो जवान हो चुकी है, कॉलेज जाती है। कॉलेज में शैलू अपने इंग्लिश टीचर शिवा की तरफ खींचने लगती है। शिवा भी उसकी तरफ ध्यान देने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक जज्बाती रिश्ता बन जाता है जो काफी वक्त तक चलता है। एक दिन शिवा का जन्मदिन आता है। शैलू उसके लिए अपने हाथों से खीर बनाती है। उस दिन जोरदार बारिश होती है जिसकी वजह से शैलू कुछ देर वहीं रुक जाती है। माहौल, नजदीकियां और जज्बात दोनों को एक दूसरे के करीब ले आते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद शिवा अचानक गायब हो जाता है और जब वो वापस आता है तो अपनी बीवी के साथ। ये देखकर शैलू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो टूटे हुए दिल के साथ शिवा से पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शिवा बेरहमी से हंसता है और कह देता है, तुम जैसी लड़कियां वक्त गुजारने के लिए ठीक होती हैं, शादी के लिए नहीं। ये अल्फाज शैलू को अंदर तक तोड़ देते हैं। वो खामोशी से घर लौट आती है, लेकिन वहाँ भी उसे सुकून नसीब नहीं होता। उसकी नानी का इंतकाल हो चुका होता है। अब शैलू इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाती है। जब गाँव वाले उसके बाप से कहते हैं कि वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी ले, तो उसका बाप जमीन के बदले उसे अपनाने की शर्त रख देता है। ये सुनकर शैलू का सब्र टूट जाता है। वो जमीन के कागज उसके मुंह पर फेंक देती है। माँ बाप होते हुए भी वो पूरी तरह यतीम हो जाती है। अब इस दुनिया में उसका अपना सिर्फ एक ही है, उसका कुत्ता राजा। इन्हीं सदमों, तन्हाई और ठुकराए जाने के बाद शैलू के अंदर कुछ टूट जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर मुड़ती है जिसे गांव वाले सिर्फ गुनाह समझते हैं, मगर उसके पीछे छुपा दर्द कोई नहीं देखता। कभी वो किसी नशे में डूबे हुए शख्स के साथ दिखती तो कभी उस जगह के मालिक के साथ जहाँ वो काम करती थी। मगर सवाल यही था, वो ये सब क्यों कर रही थी? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। धीरे धीरे पूरे गाँव में ये बात आग की तरह फैल गई कि शैलू यानी मरियामा की नातिन पूरे गाँव में एक बदनाम औरत की तरह घूम रही है और हर किसी के साथ ताल्लुक बना रही है। अब हाल ये था कि गांव का हर मर्द, चाहे वो काशी राज हो या वो फोटोग्राफर, सबकी नजर शैलू पर गलत थी। लेकिन दूसरी तरफ खुद शैलू को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। कोई अगर उसे हल्का सा भी छू लेता तो उसके अंदर कुछ ऐसा बदलने लगता जिस पर उसका अपना कोई काबू नहीं रहता। जिस्म के अंदर होने वाले ये अजीब हार्मोनल उतार चढ़ाव उसे खुद ही से डरा देते थे। इससे बचने के लिए वो अपने हाथ में हमेशा एक रबर बैंड रखती और जब भी हालात बिगड़ते वो उसे खींचकर खुद को होश में लाने की कोशिश करती ताकि अपने जज्बातों को रोक सके। एक बार जब उसका उस मील के मालिक से ताल्लुक बना तो अगले ही दिन वो मालिक अपने 4 दोस्तों को लेकर आ गया और बेशर्मी से बोला, ये मेरी ही बंदी है, इसके साथ जितना वक्त बिताना है आराम से बिताओ। हवस से भरे वो लोग शैलू की तरफ बढ़ने लगे, मगर इस बार शैलू ने साफ मना कर दिया और वहाँ से जाने लगी। तभी मील का मालिक उसे रोक लेता है और कहता है, उस दिन तो मेरे साथ बड़ी आसानी से मान गई थी, आज क्या तकलीफ हो रही है? ये सुनते ही शैलू का सब्र टूट जाता है। वो उसे जोरदार तमाचा मार देती है। गुस्से में तिलमिलाया मालिक उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और सबके सामने ऐलान कर देता है कि शैलू एक चोर है और उसके 1 लाख रुपए चुरा कर भाग गई है।
है। ये इल्जाम शैलू को अंदर तक तोड़ देता है। वो पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसके जहन में अब खुदकुशी के ख्याल भी आने लगे थे, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जान ले सके। रात के वक्त जब उसके अंदर वही बेचैनी फिर जाग उठती तो वो अपने एक पड़ोसी को बुलाती और टूटे हुए लहजे में कहती, मार दो मुझे, इसी हवस की वजह से मेरा नाम पूरे गांव में बदनाम हो चुका है। अब उसके पास न कोई काम बचा था न कोई सहारा। वो कॉलेज भी छोड़ चुकी थी, बस दर बदर भटकती रहती थी। एक दिन 7-8 लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है। वो लोग उसकी तरफ गलत इरादों से बढ़ते हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, मगर शैलू किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। अब ये बात प्रकाश बाबू तक भी पहुँच चुकी थी कि गाँव की शैलू, जिसे अब लोग शैलजा कहने लगे थे, राह चलते किसी के भी करीब चली जाती। पर प्रकाश बाबू ठंडे मगर जहरीले लहजे में कहते हैं, उसे घसीट कर मेरे सामने ले आओ। उधर शैलू किसी जरूरी काम के लिए तैयार हो रही थी। वो काम क्या था इसका राज थोड़ी देर बाद खुलेगा। तभी गांव के कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, प्रकाश बाबू ने तुझे बुलाया है। वो शैलू के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए प्रकाश बाबू के सामने ले आते हैं। वहां पहुंचते ही प्रकाश बाबू कहते हैं, शैलजा, क्या तुझे पता है तुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तेरी वजह से पूरे गांव का माहौल गंदा हो चुका है। तू हर किसी के साथ रात बिताती है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो गांव की औरतों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुझे तो इस गांव से निकाल देना चाहिए। बस फिर क्या था, देखते ही देखते गांव वाले उस पर टूट पड़ते हैं। कोई गालियां देता है, कोई हाथ उठाता है, उसे पीटा जाता है, जलील किया जाता है और आखिरकार घसीटते हुए गांव की सरहद से बाहर फेंक दिया जाता है। इतनी जिल्लत, इतनी बदनामी और इतनी तन्हाई शैलू सह नहीं पाती और उसी टूटे हुए लम्हे में वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। अब सीन मौजूदा वक्त में लौटता है। इंस्पेक्टर माया के हाथ में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी होती है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि इन सब के पीछे कातिल कौन है। उधर गांव में आज फिर मंगलवार था, पूजा का दिन। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, शराब बह रही थी। साथ ही सबने ये भी तय कर लिया था कि आज रात कोई न कोई हादसा जरूर होगा, इसलिए सबको चौकन्ना रहना है। हर तरफ पहरा लग जाता है, लोग गलियों में गश्त करने लगते हैं। तभी फिर से वही कुत्ता दिखाई देता है और वही औरत हाथ में जलती हुई आग, पैरों में घुंघरू बांधे अंधेरे में दौड़ती हुई। घुंघरुओं की आवाज सुनते ही सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं और उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। लेकिन इस बार आवाज एक नहीं, 2 जगहों से आ रही होती है। इसी वजह से ज्यादातर लोग गांव से बाहर निकल जाते हैं, मगर गुर्जर को बात समझ आ जाती है। वो बुदबुदाता है, ये चाल है, हमें जानबूझकर गांव से बाहर निकाला गया है। जरूर गांव के अंदर कोई और बड़ा कांड होने वाला है। और उधर गांव के भीतर इंस्पेक्टर माया असल कातिल तक पहुंच चुकी होती है। वो कातिल कोई और नहीं बल्कि गांव का वही दयालु समझा जाने वाला डॉक्टर विश्वनाथन। माया उसे पकड़ लेती है और गुस्से में उस पर टूट पड़ती है, लेकिन डॉक्टर चालाकी से एक बेहोशी का इंजेक्शन निकालता है और माया को लगा देता है। जब माया की आंख खुलती है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। माया गुस्से और दर्द से पूछती है, आखिर तुमने ये सब क्यों किया? क्यों मारा तुमने उन सबको? डॉक्टर ठंडे लहजे में पूछता है, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि ये सारे कत्ल मैंने ही किए हैं? माया जवाब देती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हर विक्टिम को मारने से पहले क्लोरोफॉर्म दिया गया था और पूरे गांव में क्लोरोफॉर्म सिर्फ तुम्हारे पास है। अब बताओ, तुम्हारी गांव वालों से आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि तुमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया? और यहीं से पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। असल में आज से 18 दिन पहले जब डॉक्टर विश्वनाथन रात के अंधेरे में गांव के सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें सड़क के किनारे एक लड़की बेहद खराब हालत में पड़ी मिली। वो लड़की कोई और नहीं, शैलू थी। उसका जिस्म जख्मों से भरा हुआ था, कई जगहों पर खरोंचें थीं और उसकी आंखों में जिंदगी से ज्यादा मौत की चाह दिखाई दे रही थी। उस वक्त शैलू बस एक ही बात कह रही थी, अब मैं और नहीं जीना चाहती। डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और एक भरोसेमंद गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। रिपोर्ट आने के बाद एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। गायनेकोलॉजिस्ट बताती हैं कि शैलू के जिस्म में जो हार्मोनल बदलाव आमतौर पर होते हैं वो उसके अंदर हद से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं। यानी जिस्मानी आकर्षण से जुड़ी प्रतिक्रियाएं सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा तेज हो चुकी थी। इस वजह से उसके अंदर की बेचैनी उसके काबू से बाहर हो जाती थी। डॉक्टर को कुछ दवाइयां दी जाती हैं ताकि हार्मोनल असंतुलन को थोड़ा काबू में लाया जा सके, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट साफ कह देती हैं, जब तक इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होगी ये लड़की खुद को संभाल नहीं पाएगी। यहीं पर डॉक्टर विश्वनाथन एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो शैलू को सिर्फ मरीज नहीं बल्कि अपनी बेटी बना लेते हैं, उसका पूरा ख्याल रखते हैं, उसे दवाइयां देते हैं और उसे इस टूटे हुए हाल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उधर उसी रात जहाँ से दूसरी तरफ चिल्लाने की आवाज आई थी वहाँ फोटोग्राफर पहुँच जाता है। अचानक देवी महालक्ष्मी का मुखौटा पहने एक आदमी उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। घबराया हुआ फोटोग्राफर चिल्लाता है, आखिर तू है कौन? लोगों को मार क्यों रहा है? तभी वो नकाबपोश आदमी धीरे से अपना मुखौटा उतारता है और कहता है, मैं रवि हूँ। ये कहते ही वो फोटोग्राफर को त्रिशूल से मार डालता है। अब कहानी फिर से 18 दिन पीछे जाती है। असल में डॉक्टर को रवि मिल चुका होता है, वो जिंदा था और अब शैलू से शादी करना चाहता था। रवि अपनी दर्दनाक कहानी बताता है, 10 साल पहले जब शैलू मुझसे मिलने आई थी मेरे बाप की नीयत उस पर ठीक नहीं थी। मैं उस दिन के बाद शैलू की आंखों में आंखें नहीं डाल पाया। पहले मैंने अपने बाप को मारा, फिर अपने ही घर को आग लगा दी। उसी आग में मेरा चेहरा भी जल गया। इस बदसूरत शक्ल के साथ मैं शैलू के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया और यहीं से बदले, मोहब्बत और इंसाफ तीनों की कहानी एक साथ जुड़ जाती है। मैं उसके सामने आना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं हर वक्त उसके करीब ही था। रवि की आंखों में
में बरसों का दर्द उतर आता है। जब वो स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, अपने प्रोफेसर के साथ घूमती थी, मैं हर जगह दूर खड़ा उसे देखता रहता था। जब पूरे गांव में उसकी बदनामी हो रही थी, तब भी मैं साए की तरह उसके आसपास था, मगर उस जली हुई शक्ल के साथ उसके सामने आने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आपने बताया कि शैलू की हालत इतनी बिगड़ चुकी है, तो मैंने फैसला कर लिया, अब मैं उसकी जिंदगी में वापस आऊंगा। ये सुनकर डॉक्टर विश्वनाथन के चेहरे पर राहत आ जाती है। वो खुद भी यही चाहते थे कि शैलू की जिंदगी में कोई अपना हो जो उसे संभाल सके, जो उसकी ढाल बन सके। तीनों मिलकर ये तय करते हैं कि मंगलवार के दिन रवि और शैलू की शादी करवा दी जाएगी। और वही मंगलवार जिस दिन उनकी नई जिंदगी शुरू होनी थी। शैलू दुल्हन बनने के लिए तैयार हो रही थी, नई उम्मीदों के साथ घर से निकलने ही वाली थी, मगर उसी दिन प्रकाश बाबू ने उसे बुला लिया। उसके बाद जो हुआ वो कहानी तो अब सबको मालूम है। उसे कैसे मारा गया, कैसे जलील किया गया और कैसे उसे गांव से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन उस दिन सिर्फ उसे गांव से नहीं निकाला गया था, उस रात उसका कत्ल भी कर दिया गया था। उस जुर्म में कुल 6 लोग शामिल थे और वही 6 लोग एक एक करके मारे गए, जिनकी लाशें कुएं के पास मिली, जिन्हें पेड़ से लटका हुआ पाया गया। एक जिसे अभी अभी रवि ने मार गिराया था। माया कांपती आवाज में पूछती है, डॉक्टर साहब, तो आखिरी शख्स कौन है? डॉक्टर गहरी सांस लेते हैं और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो आखिरी शख्स कोई मर्द नहीं है, वो एक औरत है, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि जमींदार प्रकाश बाबू की बीवी राजेश्वरी देवी है। माया सन्न रह जाती है। डॉक्टर आगे बताते हैं, उस रात जब कुछ लोग शैलू का पीछा कर रहे थे, वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल के उस पुराने मकान में घुस गई थी। वहीं उसने अचानक फोटोग्राफर बासु और राजेश्वरी देवी को एक आपत्तिजनक हालत में देख लिया। जैसे ही राजेश्वरी को शैलू की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसे अपनी इज्जत उजड़ने का डर लग गया। उसने तुरंत अपने 4 करीबी लोगों को बुलाया। उनमें शामिल थे डेनियल की बीवी, कृष्ण सूरी की बीवी नागमणि और श्यामला का शौहर, यानी वही लोग जो आपस में नाजायज रिश्तों में जुड़े हुए थे। राजेश्वरी ने उनसे कहा, पहले पूरे गांव में शैलू के खिलाफ जर फैलाओ, ऐसी बातें उड़ाओ कि किसी के दिल में उसके लिए रहम न बचे। फिर प्रकाश के कान भरो, उसे शैलू के खिलाफ भड़का दो। और ठीक वैसा ही हुआ। जब प्रकाश बाबू ने शैलू को गांव से बाहर निकाल दिया, तो उसी रात ये 6 लोग उसे जंगल के केले के खेत तक ले गए। शैलू ने उनसे अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा था कि वह कल सुबह ही गांव छोड़ देगा और किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन राजेश्वरी देवी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उसके आदेश पर बासु ने उसका गला घोंटकर उसे जान से मार डाला और लाश को कुएं में फेंक दिया, ताकि सबको लगे कि अपमान सहन न कर पाने की वजह से शैलू ने खुदकुशी कर ली है। खैर, यह सारी बातें बाहर बैठा प्रकाश बाबू सुन लेता है और घर जाकर वह अपनी बीवी पर तेल डालकर आग लगा देता है और उसे जिंदा जला देता है। इसका मतलब यह था कि शैलू के जो टोटल 6 कातिल थे, अब उन्हें मौत की सजा मिल चुकी थी। मगर इस हाथापाई में राजेश्वरी ने प्रकाश के पेट में जो चाकू भोंक दिया था और उस पे टांके लगाने के लिए अगले दिन वह डॉक्टर साहब के पास आते हैं, तो वह डॉक्टर साहब से पूछता है कि एक बात बताइए, आप लोग तो शादी की शॉपिंग करने के लिए शहर गए हुए थे, तो फिर आपको किसने बताया कि उन 6 लोगों ने शैलू को मारकर कुएं में फेंक दिया? तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो पुल्ली नाम का जो अंधा लड़का था, असल में वह अंधा बनने का नाटक करता था। गरीबी में कोई इसे पैसा देता नहीं था, मगर अंधा बनने के बाद में तो उसे दारू भी मिल जाया करता था। तो उस रात वो उस कुएं के पास ही मौजूद था और उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे इन 6 लोगों ने बेदर्दी से शैलू को मार करके कुएं में फेंक दिया। और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है। अगर इस कहानी से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।